के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपदा प्रबंधन के ऊपर अपना दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपदा के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने आपदा क्या है, प्रकोप क्या होते हैं, यानी हैजार्ड क्या होते हैं, एक्सट्रीम इवेंट या चरम घटनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। इसके अलावा हमने वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता और रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम अनुमान के ऊपर हमने क्या की थी, चर्चा की थी। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे दोस्तों आपका बेस तैयार होगा और ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आपदा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर की। क्लियर है? तो दोस्तों, जब हम आपदा की बात करते हैं तो आपदा क्या थी? एक अकस्मात यानी कि आपका अचानक, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आपने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड, दुष्प्रभावी यानी इनऑस्पिशियस घटना को कहा जाता है। और जब कोई चरम घटना या हैजार्ड यानी कि प्रकोप किसी आवासीय क्षेत्र में आता है तो वह घटना क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपदा के प्रकार के बारे में। जब हम आपदा के प्रकार की बात करें तो आपदा दो प्रकार से आ सकती है। एक तो आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, दूसरी मानव जनित आपदाएं। क्लियर है? पहली कौन सी होगी दोस्तों? प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा कौन सा होगा आपका? मानव जनित आपदा यानी कि मैन मेड डिजास्टर। यहाँ पे दोस्तों जब हम आपदा की ये उत्पत्ति के आधार पर हमने डिवाइड किया कि उत्पत्ति यदि प्रकृति के द्वारा होगी तो प्राकृतिक आपदाएं कहलाएगी, और यदि मानव के द्वारा होगी या मानव के क्रियाकलापों से होगी तो कौन सी आपदा कहलाएगी? आपकी मानव जनित आपदाएं कहलाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर। दोस्तों, जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो जब भी कोई आपदा, ठीक है, किसी प्राकृतिक कारण से आती है और मानव जीवन को या मानव समाज को या मानव सभ्यता को काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। क्लियर है? यानी कि मानव दुष्प्रभाव या मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं शीघ्रता से ही घटित होती हैं, जिन पर मानव समाज का नियंत्रण लगभग ना के बराबर होता है। इसको समझना दोस्तों, यदि सपोज करो कोई भूकंप आता है या सुनामी आती है तो आपका उस घटना पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। भूकंप आ रहा है तो आ रहा है, आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक सको। ठीक है ना? तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन पर मानव का नियंत्रण नहीं होता। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ प्रमुख आपदाएं आती हैं जो प्राकृतिक आपदाएं में हम ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका भूकंप आना हुआ, भूस्खलन यानी कि जो आपका लैंडस्लाइड है वो, ज्वालामुखी विस्फोट ज्वालामुखी का फूटना, वॉल्केनो का फूटना, चक्रवात, सुनामी, पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन और हिमस्खलन। ये ऐसी सारी की सारी घटनाएं हैं जो किसमें शामिल की जाती हैं? प्राकृतिक आपदा में शामिल की जाती हैं, यानी कि नेचुरल डिजास्टर में इनको शामिल किया जाता है। इनके प्रकार को भी हम दोस्तों समझेंगे। अभी हम केवल सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। अब दोस्तों, भारत में आई प्राकृतिक आपदा की यदि हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल लिखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जब भी आंसर लिखो तो एग्जाम्पल जरूर डालो, ठीक है ना? तो जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? 2018 की केरल की बाढ़। क्लियर है? 2013 की उत्तराखंड की बाढ़, 2014 की जम्मू कश्मीर की बाढ़ का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है? इसके अलावा सुनामी का हम एग्जाम्पल है तो 2004 में आई सुनामी। भूकंप यदि हम बात करें तो 2001 का कच्छ यानी गुजरात का भूकंप। तो ये एग्जाम्पल डाल के क्या कर सकते हैं? हम इस पूरी डेफिनेशन को कवर कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या है। क्लियर है? वहीं हम दोस्तों बात करें मानव जनित आपदाएं यानी कि जो मेन मेड डिजास्टर है वो क्या होती हैं? दोस्तों, ऐसी आपदाएं जिनकी उत्पत्ति का कारण डायरेक्ट रूप से कौन होता है? डायरेक्ट रूप से हम बात करें, प्रत्यक्ष रूप से मानव होता है, तो ऐसी आपदाएं क्या कहलाती हैं? मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष जो क्रियाकलाप है वो किसी आपदा की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन ऐसे प्रभाव जहां पर मानव का हस्तक्षेप आपको डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, ऐसी आपदाएं क्या कहलाती हैं, मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो वे आपदाएं जिनकी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाकलाप उत्तरदायी होते हैं, मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल की दोस्तों हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, जैसे भूमंडलीय तापन की हम बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस, मानव के द्वारा जो भी फैक्ट्री से वगैरह फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, उसके अलावा जो जो आपकी पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है किससे, व्हीकल से, चाहे आपके 4 व्हीलर हो, हैवी व्हीकल्स हो, इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो दोस्तों उसमें क्या होता है, कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। और चूंकि कार्बन हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, वो भारी गैस है, जिस कारण से जो पृथ्वी की सतह के ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि जो टॉप पृथ्वी के जस्ट सतह के जस्ट ऊपर और वायुमंडल का सबसे निचला क्षोभ मंडल वाला पार्ट, वो पार्ट क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो आपका भूमंडलीय तापन की प्रोसेस या घटना होती है। इसके अलावा नाभिकीय दुर्घटना यानी कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की हम बात करें, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर मानवीय लापरवाही से उस रिएक्टर में कोई विस्फोट हो जाए या किसी अन्य कारण से, तो भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, मानव जनित आपदाएं भी कहलाएंगी, ठीक है। बम विस्फोट, रेल सड़क दुर्घटना, ये सारे के सारे जो प्रकार हैं वो काय में आएंगे दोस्तों, वो आएंगे आपके मानव जनित आपदा में शामिल किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो दोस्तों रेलवे एक्सीडेंट को हम इसमें लिख सकते हैं, मानव जनित आपदा में हम इसको शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा वाराणसी में 2018 में जो पुल बन रहा था, वो उसका एक स्लैब क्या हुआ, टूट कर नीचे गिर पड़ा, जिससे कई ज़्यादा लोग यानी 20 लोगों के आसपास मारे गए थे, ठीक है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा मानव जनित आपदा में। उसके अलावा दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मानव जनित आपदा का, जो मानव की लापरवाही से क्या हुई थी, घटित हुई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दो प्रकार की हमने यहाँ पर आपदाएं देखी, एक तो प्राकृतिक आपदाएं यानी कि जिनका कॉज या कारण कौन है, प्रकृति है, और दूसरा मानव जनित आपदाएं जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मानव क्या करता है, अपनी भूमिका को निभा रहा है आपदा को लाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी आपदाएं क्या कहलाती हैं, आपकी मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। अब हम बात करते हैं प्रकार की कि आपदा के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों दो प्रकार की आपदाएं पड़ी, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। अब हम डिवाइड करेंगे प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें या नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो वायुमंडलीय आपदाएं हो सकती हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, स्थलीय आपदाएं लिथोस्फेरिक डिजास्टर, जलीय आपदाएं हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, और जैविक आपदा यानी कि बायोलॉजिकल डिजास्टर। ये सारी की सारी आपदाएं किसके अंदर शामिल की हमने, प्राकृतिक आपदाएं के हमने अंदर शामिल की है। अब एक एक करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। जब हम वायुमंडलीय आपदा आपदा की बात करते हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक आपदा की जब हम बात करते हैं, तो वे आपदाएं जो वायुमंडल के कारण गठित होती हैं, ठीक है ना, किसके कारण होती हैं, वायुमंडल के कारण, उनको काय में शामिल किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर यानी कि वायुमंडलीय आपदा में शामिल किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात, बादलों का फटना, क्लाउड का वर्स्ट होना, यानी कि जरूरत से ज़्यादा जब एक जगह पर पानी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बारिश हो जाती है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, बादल का फटना कहलाती है। ओलावृष्टि, हिमपात, बर्फ का गिरना, सूखा यानी कि ड्रॉट पड़ जाना, वहाँ पर बारिश का या बारिश ना होना या बारिश की कमी होना कई लगातार 2-3 सालों तक, पाला पड़ना, ठीक है, लू या शीतलहर, तड़ित झांझा यानी कि लाइटनिंग या बिजली का गिरना। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, आपदा है, वो किसके कारण किस में जानी जाती है, अपनी वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में आती है। उसके बाद दूसरी जो नेचुरल डिजास्टर है यानी कि प्राकृतिक आपदा है, वो है आपका लिथोस्फियर यानी कि स्थलीय आपदा या लिथोस्फेरिक डिजास्टर। इसकी जब हम बात करें तो भूकंप किसका उदाहरण है, स्थलीय आपदा का उदाहरण है, यानी कि अर्थक्वेक, ज्वालामुखी विस्फोट,
ये किसका उदाहरण है? लिथोस्फेरिक डिजास्टर कहाँ पर आता है? लिथोस्फेयर में है। उसके अलावा भूस्खलन यानी कि जो आपका लैंडस्लाइड है वो भी इसका एग्जाम्पल है स्थलीय आपदा का। उसके अलावा भू अवतलन यानी कि पूरे का पूरा जो लैंड का सरफेस था वो क्या कर जाना? कोलैप्स कर जाना, नीचे गिर जाना। ठीक है। उसके अलावा आपका है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। क्लियर है? ये भी किसके अंदर आएगा? आपका स्थलीय डिजास्टर में आएगा। और ये आपका हिमस्खलन यानी कि एवलांच, एवलांच भी दोस्तों काय में आएगा। एवलांच के द्वारा जो एवलांच क्या होता है दोस्तों? बर्फ का पहाड़ के किनारे, पहाड़ के स्लोप से काफी ज्यादा अमाउंट में नीचे अचानक से गिर जाना, क्या कहलाता है? हिमस्खलन यानी कि एवलांच कहलाता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं वो किसमें शामिल की जाएंगी? आपकी स्थलीय आपदाएं या लिथोस्फेरिक डिजास्टर में शामिल की जाएंगी। इनको दोस्तों हमको पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण आपदाएं हैं केस स्टडी के रूप में हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। जैसे भूकंप को जब हम बात करेंगे तो आपके केस स्टडी में गुजरात का भूकंप दिया हुआ है, तो उस केस स्टडी को पढ़ेंगे, भूकंप को समझेंगे, भूकंप क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? और जो भी आपके महत्वपूर्ण चक्रवात की हम बात करेंगे तो कोई चक्रवात भारत में आया होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। चक्रवात के द्वारा जो आपदा होती है वो किस प्रकार से होती है, और कोई केस स्टडी यदि सिलेबस में होगी तो हम उसको कवर करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? अपन ने वायुमंडलीय देख ली, स्थलीय देख ली, अब हम देखेंगे जलीय आपदाएं यानी कि हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। दोस्तों जलीय आपदा की बात की जाए तो बाढ़ यानी कि फ्लड सबसे मेन कॉज है भारत में। अगर हम कुछ प्रमुख आपदाओं की बात करें तो बाढ़ कुछ प्रमुख आपदाओं में से एक है। फ्लड का आना, ज्वार का आना, ज्वार यानी कि टाइड्स। ठीक है, महासागरीय धाराएं। उसके अलावा सुनामी, सुनामी 2004 में आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो केस स्टडी पढ़ेंगे। एक हम जब बाढ़ की बात करेंगे तो 2013 की उत्तराखंड की बाढ़ की केस स्टडी पढ़ना है, 2018 के केरल की बाढ़ की केस स्टडी करना है। क्लियर है? और जब हम सुनामी की बात करेंगे तो 2004 में भारत में आई सुनामी की केस स्टडी करना है। क्लियर है? सुनामी क्या है उसके बारे में भी समझेंगे, पूरी केस स्टडी हम पूरे सिस्टमेटिक वे में उसको समझेंगे। इसके अलावा अगली जो आपकी चौथी प्राकृतिक घटना डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर की हम बात करें वो है बायोलॉजिकल यानी कि जैविक। जैविक कारणों से उत्पन्न आपदा क्या कहलाती है? आपकी बायोलॉजिकल। जैसे कि महामारी, महामारी की हम बात करें, कोरोना अभी जो चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन जारी है, तो वो काय में आएगी? आपकी जैविक बायोलॉजिकल डिजास्टर में आएगी, जिसमें हम महामारी, विनाशकारी कीटों का आक्रमण यानी कि जो फसल में जो कीड़े लगते हैं वो उनका आक्रमण हो जाना और फसल का बर्बाद हो जाना। उसके बाद वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, इबोला और कोरोना जैसी बीमारियां इसमें शामिल आई होंगी। क्लियर है? तो बायोलॉजिकल डिजास्टर, इसके बारे में दोस्तों कोरोना हम पढ़ेंगे इस बार। ठीक है ना, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और अदर एग्जाम में भी। यदि वनडे एग्जाम की हम बात करें तो वहाँ पर कोरोना से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा करंट इशू यही है। पूरा विश्व, लगभग हर देश क्या है, कोरोना से वर्तमान में प्रभावित है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? ये हमारा किसके बारे में था? प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर, जिसमें हमने वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय और जैविक यानी एटमॉस्फेरिक, लिथोस्फेरिक, हाइड्रोलॉजिकल और जैविक बायोलॉजिकल में हमने क्या किया? इसको डिवाइड किया। क्लियर है? अब बात करते हैं हम मानव जनित आपदाएं यानी कि मैन मेड डिजास्टर की। तो दोस्तों मानव जनित आपदा को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भौतिक यानी कि फिजिकल, दूसरी रासायनिक यानी कि केमिकल, और तीसरी जैविक यानी कि बायोटिक। ठीक है, अब बात करें दोस्तों भौतिक घटनाएं या भौतिक आपदाएं कौन सी होंगी? भूकंप को इसमें हम शामिल करेंगे, लेकिन ये जो भूकंप है दोस्तों वो मानव जनित कारणों से उत्पन्न हो रहा है, ना कि प्राकृतिक कारणों से। यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा था? प्राकृतिक में, प्राकृतिक आपदा में प्रकृति के द्वारा। जैसे कि जैसे हमको मालूम है कि जो भूकंप होता है वो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण होता है। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, पास आती हैं, तो टकराती हैं, तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण आपको क्या जनरेट होते हैं? वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिससे भूकंप आता है। ये आपका प्राकृतिक कारण हो गया। जब मानवीय कारणों से होता है,
सपोज करो कि कहीं पर न्यूक्लियर जो आपका परमाणु बम था वो विस्फोट हो जाता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है, जिसके कारण वाइब्रेशन होता है, कंपन उत्पन्न होता है और उससे आपदा आती है, तो वो भूकंप मानव जनित है, तो वो भूकंप को आपदा काय में आएगी, आपकी मैन मेड डिजास्टर में आएगी। क्लियर है। उसके अलावा एक और तरीका है दोस्तों की समझने के लिए, सपोज करो कोई बड़ा जलाशय आपने बना दिया, कोई डैम बना के बड़ी नदी के पानी को आपने रोक करके डैम बनाया वहां पर, और जो जलाशय बना उसका प्रेशर क्या हुआ, प्लेट्स पे पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में समस्या होने के कारण या एक्टिव होने के कारण जो कभी इनएक्टिव थी वो क्या हो गई, एक्टिव हो गई, जिस कारण से वहां पर भूकंप आ सकता है। उसके अलावा भूस्खलन भी एक इसका एग्जाम्पल है, फिजिकल यानी कि भौतिक आपदा का। जैसे कि अपन बात करें दोस्तों, पहाड़ों को काट के मार्ग बनाया जा रहा है, टनल बनाई जा रही है, और उस दौरान कोई और कारण से दोस्तों वाइब्रेशन या किसी और कारण से भूस्खलन हो जाता है, पूरा ही पूरा मलबा नीचे जमीन पर सरक कर आ जाता है, उसके द्वारा जो आपदा होगी वो उस। तीसरा है मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। यहाँ पर याद ये रखना है कि यही आपदा यहाँ पे कहाँ पर थी, प्राकृतिक कारण। अंतर क्या है कि यहाँ पर नेचर के कॉज के कारण हो रहा है, यहाँ पर मानवीय कारण हो रहा है। ठीक है। जब हम मृदा अपरदन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल समझना, सॉइल इरोजन प्रकृति के द्वारा होता ही है, ठीक है ना। प्रकृति के द्वारा हवा चलती है, नदी के पानी से या अन्य बारिश के पानी से, तरह तरीके से आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। काफी कम मात्रा में होता है प्रकृति के द्वारा। जब हम मनुष्य की बात करते हैं, मैन मेड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि सपोज करो कि ईंटें बनाने के जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, वहां पर सॉइल की टॉप लेयर को क्या किया जाता है, हटा करके ईंटें बना दी जाती हैं। ठीक है। और जैसे कि हमको मालूम है कि जो सॉइल की ऊपरी परत है वही फर्टाइल होती है, और वही आपने क्या कर दी, मिट्टी बनाने के लिए ले ली, पशु चारण कर दिया, पशुओं को चला के आपने क्या किया, सॉइल इरोजन कर दिया। तो तरह तरीके के की प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, मानवीय गतिविधियों से सॉइल इरोजन, माइनिंग, क्लियर, कई तरीके की आपको क्या मिलेगी यहाँ पर प्रोसेस मिलेगी, जो सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन का कारण बन सकती है मानवीय गतिविधियों के कारण। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक यानी कि केमिकल डिजास्टर की हम बात करें, मानव जनित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, विषैले रसायनों का विमोचन, यानी कि कोई फैक्ट्री से कोई विषैला पदार्थ क्या नदी में मिला दिया गया, और उस नदी के पानी उपयोग करने से जान माल की हानि काफ़ी ज़्यादा नुकसान में हो गई। उसके अलावा कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल गैस कांड में हुआ था, वो उसके रिसाव से काफ़ी ज़्यादा पूरा भोपाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ, वो आपदा यहाँ पर आ जाएगी, मानव की भूल के कारण हुई थी। और नाभिकीय विस्फोट यानी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया आपने, तो वो भी काय में शामिल होगा, आपका रासायनिक यानी कि मैन मेड मानव जनित डिजास्टर में शामिल होगा। उसका दोस्तों बायोटिक की बात की जाए, यहाँ पर जैविक की बात की जाए, तो मानव जनित जो आपदा है उसमें जनसंख्या विस्फोट यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी किसी भी देश के लिए जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना यानी तेजी से बढ़ना भी क्या कहलाता है, आपदा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा कुपोषण, महामारी, ठीक है, और जंतु एवं पादप रोग ये काय में शामिल किए जाएंगे, जैविक या बायोटिक। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, महामारी यहाँ पर भी है और महामारी आपकी प्रकृति में भी है, प्राकृतिक में भी है। तो कोरोना यदि जानवरों से आया है, ठीक है, तो काय में आएगा आपका नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक डिजास्टर। जैसे कि अब यदि कई रिपोर्ट्स की हम बात करें तो ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि चीन के वुहान शहर में एक जो लैब थी चीन की, वहाँ से इसको निकाला गया है जैविक हथियार के रूप में। तो वहाँ पर जो महामारी है उस रूप में यदि वास्तविकता है इस रिपोर्ट में, तो वो कहाँ से आएगी, आपकी महामारी मैन मेड यानी कि मानव जनित आपदा में उसको शामिल किया जाएगा। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं में क्या अंतर है। आपने इसको नोट भी किया होगा। दोस्तों हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर के खत्म करेंगे। पूरा सिलेबस हमको क्या करना है, इसमें कवर करना है। और जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आपने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ा या अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है ना,
तो हम इस तरीके से हर एक घटना को उठाएंगे कि आपको ज्योग्राफी भी समझ में आ जाए और आपदा भी समझ में आ जाए। भले ही सब्जेक्ट में थोड़ा सा क्या लगे, टाइम लगे कंप्लीट होने में, लेकिन हम एक एक घटना को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊं कि जब हम भुज के ऊपर केस स्टडी पढ़ेंगे 2001 में जो भूकंप आया था गुजरात में, तो हम पहले भूकंप को समझेंगे, भूकंप क्या है, फिर उस घटना के बारे में देखेंगे किस प्रकार से आपदा आई थी, भूकंप जनित कैसे आपदा आ सकती है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसको रोकने के उपाय क्या होते हैं। एक समग्र रूप में पूरा की पूरा हम सब्जेक्ट को लेकर के चलने वाले हैं। जब हम 2004 की सुनामी की बात करेंगे तो सुनामी को समझेंगे, पहले सुनामी क्या है, उसके कारण क्या है, क्या प्रभाव है, तब हम 2004 की केस स्टडी करेंगे। तो यानी कि एक पूरा बेस तैयार करते हुए चलेंगे जिससे आपको समझ में आता रहे और कोई समस्या सामने ना आए इस सब्जेक्ट को समझने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपदा के प्रकार को हमने चर्चा किया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में आपदाएं, यानी कि भारत की हम दोस्तों बात की जाए तो भारत विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर आपदाओं का प्रकोप या आपदा या प्रकोप की हम बात करें हमेशा संवेदनशील क्षेत्र रहता है, ठीक है ना। उन कुछ प्रमुख देशों में भारत शामिल है। दोस्तों बात की जाए तो लगभग 28 राज्य और 8 आपके यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। दोस्तों टोटल कितने स्टेट हो गए आपके, यदि हम राज्यों को और यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो लगभग 34, क्लियर है, 36, क्लियर है। अब दोस्तों हम बात करें जब हम 36 में से लगभग 27 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की आपदा से संभावित या आपदा संभावित क्षेत्र में हैं। कितने दोस्तों 27 राज्य ऐसे हैं जो हमेशा किससे घिरे रहते हैं, आपकी आपदा से या आपदा के प्रति क्या है, संवेदनशील रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ डेटा है जिसको हम अभी नोट कर लेंगे जो महत्वपूर्ण है, आपके आंसर राइटिंग में काम में आएगा। चाहे आपका ऐसे से संबंधित कोई अगर आपदा से संबंधित ऐसे आ जाता है या 15-15 मार्क्स के संबंधित पुराने सिलेबस के हिसाब से और नए सिलेबस के हिसाब से 11 मार्क्स से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेटा उसको ऐड करना है वहाँ पर, ठीक है। तो लगभग 27 राज्य किसी न किसी प्रकार की आपदा से क्या है, जूझते हैं या आपदा के प्रति क्या है, संवेदनशील हैं। और भारत के भूभाग का लगभग 58% यानी जितना भी टोटल एरिया भारत के पास है 58% से अधिक क्षेत्र हमेशा सामान्य से तीव्र भूकंप वाले क्षेत्रों में, संभावित क्षेत्रों में आता है, ठीक है। यानी कि 58% एरिया में हमेशा भूकंप आने की संभावनाएं रहती है और ये 58% में कम सामान्य तीव्रता वाले भूकंप से लेकर के अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप की श्रेणी शामिल की गई है 58% में, ठीक है। और लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो कि संपूर्ण भारत की भूमि का 12% है, कितनी, 12% है। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ तथा नदी कटाव के प्रति संवेदनशील है, यानी कि लगभग 12% ऐसी भूमि है जहां पर हर साल बाढ़ से संभावित आपदाएं रहती हैं। जो आपका सॉइल इरोजन है, नदी के द्वारा जो अपने बांधों का कटाव किया जाता है, अपने जो तटों का कटाव किया जाता है, उससे संभावित क्षेत्र कितना रहता है, 12% रहता है। इसके अलावा कुल जो कोस्टल एरियाज, कोस्टल लाइन की बात की जाए, तटीय सीमा की बात की जाए तो भारत की 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा है। उसमें से 5700 यानी कि 5700 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमेशा आपका तूफान, सुनामी, चक्रवात आदि की दृष्टि से क्या है दोस्तों, संवेदनशील रहता है, यानी कि 5700 किलोमीटर का पूरा कोस्टल एरिया आपका, ठीक है। और जब हम कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं भारत में, ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है, कृषि, एग्रीकल्चर पर। दोस्तों भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 68% यानी कि 68% भाग आपका सूखे से प्रभावित है, ठीक है ना।
यानी कि जो टोटल कृषि योग्य भूमि है उसका 68% पार्ट दोस्तों कैसा है, सूखे से प्रभावित रहता है। ठीक है दोस्तों, जब चूंकि भारत की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन आपको बताता है, सिचुएशन बताता है। ठीक है, अब दोस्तों बात की जाए इसके अलावा भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र यानी कि अपन जो हिमालय की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे क्षेत्रों की हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा लैंडस्लाइड और हिमस्खलन की बात की जाए, भूस्खलन की बात की जाए, यानी कि आपका लैंडस्लाइड और एवलांच की बात की जाए, तो ये क्षेत्र हमेशा क्या रहते हैं, संभावित रहते हैं। और दोस्तों ये तो सारे के सारे नेचुरल कॉजेस थे जो भारत को क्या करते हैं, आपदा के लिए या आपदा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा मानव प्रेरित गतिविधियां हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिससे भारत में आपदा की संभावनाएं हमेशा बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आप बढ़ती हुई जनसंख्या प्रमुख कारण है दोस्तों आपदा का, बिगड़ता हुआ वातावरण, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो रहा है वो, अंधाधुंध वनों की कटाई, अव्यवहारिक विकास, दोषपूर्ण कृषि प्रणाली, अनायोजित शहरीकरण तथा अन्य कारणों से उत्पन्न आपदाओं की संख्या से इसका प्रभाव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों एक एक शब्द हम इसको आगे समझेंगे जब हम आपदा के प्रकार में एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि वनों की कटाई किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, अव्यवहारिक विकास यानी कि अनस्किल्ड डेवलपमेंट की हम बात की जाए, कोई प्लान नहीं है, कोई भी देश शहर आपको बसा दिया जा रहा है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों कई तरीके के कारण हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक रिपोर्ट है दोस्तों 2010 तक की, यानी कि 3 दशक की हम बात करें, 1980 से 90, 90 से 2000, 1990 से 2000, 2000 से 2010, तो लगभग विभिन्न प्रकार की आपदाओं में भारत में लगभग 1,43,039 मौतें हुई हैं। कितनी? 1,43,039 मौतें हुई हैं और लगभग 4,768 प्रति वर्ष इस हिसाब से देखा जाए, यानी कि लगभग 4,500 से ज़्यादा लोग हर साल आपदाओं के द्वारा या आपदाओं के कारण मारे गए हैं। क्लियर है? ये दोस्तों भारत के संदर्भ में आपदाएं थी या कौन कौन से कितने प्रकार के की आपदाओं से संभावित है भारत, तो देखा हमने कि लगभग हर प्रकार की आपदा से क्या है, भारत संभावित या घिरा हुआ रहता है। क्लियर है? अब दोस्तों थोड़ा सा इतिहास की बात करें कि भारतीय इतिहास में आपदाएं आती थी। ठीक है, कब आपदाएं आई हैं और क्या ये अभी आना स्टार्ट हुई है या पहले से इतिहास में भी कई बार आपदाएं भारत में आ चुकी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, एक घटना थी 1770 की, 1770 बंगाल में दोस्तों एक अकाल आया था। ठीक है ना, बंगाल में 1770 में एक अकाल आया। उस समय दोस्तों मालूम है कि ब्रिटिश का अधिकार हो चुका था 1770 में। ठीक है ना, 1757 के प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में कब्जा किसका हो चुका था, अंग्रेजों का हो चुका था। दोस्तों इस अकाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोग मारे गए थे? 1 करोड़ लोग मारे गए। और उस समय का जो बंगाल था, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो आपका आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा। ठीक है, ये क्षेत्र क्या हुए थे, इससे प्रभावित हुए थे और लगभग 1 करोड़ लोगों की क्या हुई थी, इसमें मृत्यु हुई थी। कब आया था दोस्तों ये? 1770 में। इसके बाद एक चक्रवात आया था, इसको कहा जाता है कोरिंगा। कोरिंगा चक्रवात दोस्तों 1839 में, 1839 में कोरिंगा चक्रवात आया और दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में आया था। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में। और इस चक्रवात में लगभग 20,000 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने भयानक जो अकाल है वो काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुके हैं। और इससे भी पहले दोस्तों आपको कई बार अकाल की जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग विदेशी जो राइटर आए थे मुगलों के काल में या दिल्ली सल्तनत में या
उससे पहले के इतिहास में हम बात करें तो उनकी यात्रा वृत्तांत में आपको इस प्रकार की घटनाओं के कई जगह कई बार आपको जिक्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसका 1896 में दोस्तों प्लेग महामारी फैली थी। ठीक है, और प्लेग महामारी दोस्तों चीन से और आई थी, बेसिकली माना जाता है वो भी चीन से ही आई थी। चीन और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहे थे, और भारत में बात की जाए तो मुंबई और कलकत्ता की दो बंदरगाह पर इसका ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन समय के साथ साथ ये इंटीरियर क्षेत्र यानी कि जो आपके जो अंदर के जो कोस्टल लाइन से जो अंदर के शहर थे उनमें भी दोस्तों ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैलती चली गई। तो 1770 का हमने भयंकर अकाल देख लिया, 1839 का कोरिंगा चक्रवात के बारे में चर्चा कर ली, 1896 यानी 1896 की प्लेग महामारी की बात की। इसके बाद दोस्तों 1979 में 1969 में लाहौल घाटी हिमस्खलन हुआ। लाहौल घाटी की हम बात की जाए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, लाहौल घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो 1979 में लाहौल घाटी में दोस्तों हिमस्खलन हुआ, एवलांच आया। कारण क्या था? जरूरत से ज्यादा हिमपात होना, बर्फबारी हो जाना, और इस एवलांच में 200 से ज्यादा लोग लगभग 20 फीट ऊंची बर्फ में दब गए। ठीक है ना, या बर्फ के नीचे दब गए। तो दोस्तों 200 लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी उस एवलांच में, जो कि उस समय सबसे बड़ा आंकड़ा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक भूस्खलन हुआ था। ये हिमस्खलन के बारे में हमने देखा। ठीक है, एक हमने अकाल के बारे में देख लिया। ठीक है, एक हमने देख लिया चक्रवात के बारे में, और एक अभी हमने देखा महामारी के बारे में। ये किसके बारे में था? हिमस्खलन यानी कि एवलांच के बारे में। एक भूस्खलन की जो प्रमुख घटना दोस्तों सामने आई थी वो थी मालपा। मालपा एक जगह है, उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है ना, जो आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उस समय तो चूंकि यूपी विभाजित नहीं हुआ था तो इसको उत्तरांचल कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मापला नामक जगह पर दोस्तों लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था। और इस समय इस घटना में 380 यात्री इसलिए बोल रहा हूँ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ये लोग जा रहे थे, और लगभग 380 लोगों की क्या हुई थी? यात्रियों की इसमें मृत्यु हो गई थी इस लैंडस्लाइड में। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों 1999 यानी कि 1999 में उड़ीसा में एक चक्रवात आया था। क्लियर दोस्तों, 1999 में कहाँ पे चक्रवात आया था? उड़ीसा में। इस चक्रवात को दोस्तों नाम दिया गया 05B। 05B क्या नाम दिया गया था इसको? 05B के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये भारत में आया अब तक का सबसे विशाल चक्रवात था, या विशाल तूफानों में से एक था। इस तूफान में दोस्तों लगभग 15,000 लोग मारे गए। 1999 के चक्रवात में कितने हजार लोग मारे गए दोस्तों? 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई, और ये कहाँ आया था? आपका उड़ीसा में। इसके बाद 2001 का गुजरात का भूकंप, जिसको कक्ष या भुज का भूकंप भी कहा जाता है दोस्तों। 2001 में ये भूकंप आया, और 51वें गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 51, ठीक है, 51वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया। और दोस्तों भूकंप की टाइमिंग भी बड़ी अजीब थी। देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग में अराउंड 8:50 के आसपास के करीब भूकंप आया था। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स वगैरह जो भी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट थे वो अपने कॉलेज या स्कूल में रहते हैं। तो ये जो घटना थी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, और रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप आया था। क्लियर है दोस्तों? और इस भूकंप में लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोग मारे गए थे इसमें? 20,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो दोस्तों ये भूकंप, इसके ऊपर तो हम पूरी केस स्टडी पढ़ना है, पूरी केस स्टडी करना है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, भुज का भूकंप या कक्ष का भूकंप 2001 का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2002 का एक आपदा, जिसको भयंकर गर्मी पड़ने के कारण हुआ था। 2002 में भयंकर गर्मी पड़ने के कारण, ये गर्मी पड़ी थी दक्षिण में, यानी कि दक्षिणी राज्यों में, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो था आपका आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था इसमें? आंध्र प्रदेश राज्य था।
दोस्तों इतनी भयानक गर्मी उस समय थी कि जितने भी जलाशय थे यानी कि जो आपके वाटर रिजर्वायर थे वो सूखने लगे थे और ऑलमोस्ट सूख ही गए थे। और जो पक्षी थे वो आसमान से जमीन पर गर्मी के कारण गिर के मर रहे थे। ठीक है ना, जो पक्षी थे वो आसमान से मतलब जमीन पर गिरकर मरने लगे थे, इतनी ज्यादा गर्मी उस समय हुई थी। और दोस्तों और मरने वालों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्लियर है, 1000 से लोग क्या हुए इस घटना में मारे गए। इसके बाद दोस्तों सभी को आपको मालूम है 2004 की जो सुनामी आई थी, और दोस्तों ये भी हमारी केस स्टडी में है, इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हिंद महासागर में सुनामी आई थी जिसमें लगभग 14 राज्य क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। और यह सुनामी दोस्तों 2004 में सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट से यानी कि वेस्टर्न कोस्ट से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और लगभग 2,30,000 लोग क्या हुए इस तबाही में मारे गए थे। कितने लोगों की दोस्तों मृत्यु हुई थी, 2,30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इसमें भारत के करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों काफ़ी भयावह दुर्घटना थी और मानव इतिहास में आई हुई सबसे प्रमुख सुनामियों में से इसको एक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 2005 में मुंबई में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई और ये भी घटना काफ़ी ज़्यादा विकराल थी। और लगभग 5,000 यानी कि 5,000 से ज़्यादा लोग क्या हुए दोस्तों इसमें मारे गए थे। और मुंबई में आई अभी तक की सबसे उस समय तक की सबसे बड़ी और घटना थी ये बाढ़ के द्वारा मृत्यु होना। 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। उसके बाद दोस्तों 2010 में एक तूफान आया था आपके पूर्वी राज्यों पर, यानी कि जो आपके वेस्टर्न घाट के जो भी स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और लगभग 91 लोग इस तूफान में मारे गए, लेकिन जो माल का नुकसान था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। लगभग 91,000 से ज़्यादा लोग क्या हुए, मकान क्या हुए दोस्तों, टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए। और 91,000 से ज़्यादा जो मकान थे, घर थे, वो नष्ट हो गए इस तूफान के कारण। इसके अलावा दोस्तों 2013 के उत्तराखंड की बाढ़, ठीक है ना, ये हमारी केस स्टडी में है, इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई, कारण क्या था, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश का हो जाना, अचानक से इसको बादल फटना भी कहा गया। और मानवीय गतिविधियों के ने इसको और ज़्यादा विकराल रूप दे दिया। वनों की कटाई और अंधाधुंध नगरीकरण के कारण ये जो घटना थी काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले ली और इसमें भी लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों कश्मीर 2014, कश्मीर में बाढ़ आई 2014 में, इसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो शहर थे वो आपके कश्मीर और आपका बांदीपुर, राजौरी सेक्टर, ये ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहे थे। इसके अलावा दोस्तों 2018 की केरल की बाढ़, ये भी हमको केस स्टडी में पढ़ना है, क्या कारण रहा इस बाढ़ का। 2018 की केरल की बाढ़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो वेस्टर्न घाट पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के कारण हुई थी। और लगभग इसमें 477 यानी कि लगभग 500 लोगों की क्या हुई थी, इसमें मृत्यु हुई थी। तो इस घटना को भी हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। और वर्तमान में जो अभी महामारी चल रही है 2020 में, कोरोना, ठीक है ना, इसको दोस्तों हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्या कारण है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कितने प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों जब तक हम इस पर आएंगे, इस महामारी पर आएंगे, इस आपदा पर आएंगे, तो इस पर हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने आपदा के प्रकार के बारे में समझा कि आपदा कितने प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, मानव जनित होती हैं। और प्राकृतिक में हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, वायुमंडलीय आपदा क्या होती है, स्थलीय आपदा क्या होती है, जलीय आपदा क्या होती है और जैविक आपदा क्या होती है। भाई हमने मानव जनित आपदाओं की बात की, तो मानव जनित आपदाओं में फिजिकल यानी कि भौतिक आपदा, रासायनिक आपदा और जैविक यानी कि बायोटिक या जैविक आपदा के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा आपदा संभावित क्षेत्रों के बारे में हमने देखा भारत में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पॉइंट था कि ये डेटा आपको लिख लेना है, और जब हम ऐसे वगैरह या कोई भी चीज़ लिखते हैं आपदा के ऊपर, तो ये डेटा डालना हमको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमको अपनी कॉपी दूसरे स्टूडेंट से क्या करनी है, अलग बतानी है। तो आपको
डाटा तो डालना ही पड़ेगा। सबको मालूम है भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, कैसे इससे बचाव किए जाते हैं। आप जितना अधिक से अधिक इस सब्जेक्ट में डेटा प्रोवाइड करवाओगे, करंट अफेयर इसमें पुट करोगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपका ये आंसर अच्छा होता चला जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।